साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे ओरल हेल्थ के हवाले से, जिसकी अवेयरनेस जो है हम गाहे बगाहे आप तक पहुंचाते रहते हैं। दांत और उनकी सेहत, मसूड़े और उनकी सेहत, और स्माइल एक ऐसा अंसर है या फिर हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि हम हंसी की मुस्कुराहट, दुख की मुस्कुराहट इससे इजहार करते हैं। तो इससे पहले कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो शटर होना शुरू हो जाए और हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को उस तरह से एक्सप्रेस ना कर पाएँ, बहुत सारी चीज़ों में अगर एहतियाती तदाबीर अपना ली जाएं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। इस हवाले से बात करेंगे। बहुत ही अहम सवाल है एक हमारा, क्या दांत की तकलीफ से या दांतों की बीमारी से अगर ये एक्सट्रीम लेवल पर ना जाए, खुदा न खास्ता अगर ये कैंसर तक ना पहुंचे, क्या कभी किसी की डेथ हुई है? बहुत सारे लोग कहते हैं अब रूट कैनाल्स वगैरह नहीं करवानी चाहिए, लेकिन ये सारी बातें हम पूछेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर इमरान ज़िया साहब, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपका शुक्रिया। और जब भी आप प्रोग्राम में आते हैं मुझे याद आ जाता है आपने मेरा विजडम टूथ जो है रिमूव किया था पूरे, मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट में, शायद इससे भी कम टाइम लगा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी आप आते हैं मुझे लगता है वो चीज़ रिमाइंड हो जाती है। थैंक यू। तो सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग आजकल जो सोशल मीडिया है वो चल रहा है और हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, डिफरेंट तरह की जो है वहाँ से बातें शुरू हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं रूट कैनाल्स जो हैं वो नहीं करवानी चाहिए, इससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर इसकी एंडोस्कोपी या समथिंग ऐसा कुछ करवाई जाए तो इतने बैक्टीरियाज वहाँ पे मौजूद होते हैं जो हमारे मुंह में चल रहे होते हैं और इससे शायद डेथ हो सकती है। ऐसा कुछ है कोई बात? एक हद तक ये बात मिथ है कि रूट कैनाल नहीं करवानी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आज से पहले, कुछ अर्सा पहले तक ये कॉन्सेप्ट था कि इलाजे दंदा अखराजे दंदा, दांत में दर्द हुई कटवा दो, निकाल दें, बात ख़त्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको आपने भी कहा, उसको हम एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ये दांत को बचाने का एक बेहतरीन तरीका है और ख़राब हुए हुए दांत में, इन्फेक्टेड दांत से जो पस फैलती है, जिसका मैं आगे जाके जिक्र करता हूँ कि डेथ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उस पस से, उस इन्फेक्शन से रूट कैनाल बचाता है। इन शॉर्ट, रूट कैनाल मुमकिन इन्फेक्शन और मुमकिन कॉम्प्लिकेशन से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। हाँ, ये है कि अगर नहीं रूट कैनाल करवानी तो दांत पर निकलवा दें ताकि वो पस मुंह में मौजूद ना रहे। अब हम आते हैं दूसरे बात की तरफ कि क्या दांतों की वजह से डेथ हो सकती है कि नहीं हो सकती। हम जो ओरल कैविटी, इसमें दांत भी शामिल हैं, इसमें ज़ुबान भी है, मसूड़े भी हैं, इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि डेफिनेटली वो डेथ की तरफ लेके जा सकती हैं। इस पर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें। एक लफ्ज़ है सेप्सिस। सेप्सिस होता है इन्फेक्शन का फैलना, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन का चले जाना। मुँह में कोई ज़ख़म है, कोई लीजन है, कोई उसमें पस इकट्ठी हुई है, कुछ और मसला मसाइल हैं जो कि आपके इंजेस्ट हो जाते हैं और वो खून में शामिल होकर हार्ट, ब्रेन, लंग्स कहीं भी जा सकते हैं और कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि अगर वो कंट्रोल ना हो तो इवेंचुअली डेथ के चांसेस तो होते ही हैं। दूसरी सूरत हाल जो कि अलार्मिंग हो सकती है वो है डेंटल एब्सेस। एब्सेस कहते हैं कलेक्शन ऑफ पस को। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि दांत के नीचे रूट के पास एक बबल सा बना होता है पस का। अपेरेंटली वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर वो किसी तरीके से फैल जाए और वो निगला जाए और वो अंदर ब्लड स्ट्रीम में फिर से चला जाए तो वो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। सबसे जो पहली जो ख़तरा है वो है हार्ट को, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये दांतों की और मसूड़ों की इन्फेक्शन भी है। तीसरे नंबर पे जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है वो हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जो कि हमारी डेंटिस्ट्री की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, और दूसरे जो जनरल सर्जन पर जानते हैं, लुडविग एंजाइना। लुडविग एंजाइना होता है ये जबड़े से नीचे नेक केस है, जो कि हमारे ओरल कैविटी में शुमार होता है। वहाँ पे अगर कोई ऐसा कोई सिस्ट बना है, कोई पस बनी है, कोई एब्सेस बनी है जो कि गर्दन के और हिस्सों को इन्वॉल्व कर ले, तो लुडविग एंजाइना कैन बी लीथल, इट मे लीड टू डेथ। तो दांतों की किसी भी और मसूड़ों की इन्फेक्शन को आप ना हल्का लीजिए। आपने सुना होगा मुंह में छाले निकलते हैं, बल्कि एक्सपीरियंस भी किया होगा, बन जाते हैं। ये माइग्रेटरी छाले होते हैं, कभी यहाँ बने, कभी ज़ुबान के नीचे, कभी चीक, कभी होंठ के ऊपर, हल्के पीले से रंग के होते हैं, बड़े तकलीफ दे होते हैं। लेकिन 7 से 8 दिन में, या बहुत हुआ तो 10 दिन में ये ख़त्म हो जाते हैं और मुख्तलिफ जगह बदलते रहते हैं। जहन में रखें कि अगर कोई छाला ऐसा बना जो कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसको बने हुए और एक ही जगह पे स्टेगनेंट है, मूव नहीं कर रहा है, इट मे बी एन ओरल कैंसर। एंड ओरल कैंसर अगर वक्त पे पकड़ा जाए तो ठीक, ना पकड़ा जाए तो फिर इट मे लीड टू डेथ।
खुदा ना खास्ता, खुदा ना छोटी छोटी खास्ता। चीज़ें हैं, अगर हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़े नुकसान का सबब बन सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कि दांतों की सेहत की हम बात करते हैं, मसूड़ों की सेहत की अगर हम बात की जाए, एक लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, पंजाबी में शायद यूज़ किया जाता है, मांसखोर जिसे कहते हैं। जब तक वो हालत ना हो जाए मसूड़ों की, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारी मसूड़ों की सेहत कैसी है। तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमारे गम्स जो हैं वो हेल्दी हैं या नहीं हैं? पहले मैं आपको ये बता दूं कि दांतों में मैक्सिमम क्या मसला होता है, कैविटी बन सकती है, कैविटी, हाँ। लेकिन उससे 10 गुना ख़तरनाक आपके मसूड़ों की बीमारियां हैं। देखें, कैविटी बनेगी तो आप क्या होगा उसमें खाना फंसता है, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, फिलिंग कराएंगे, बात ख़त्म। अगर उसे अगली स्टेज आती है, आपको सेंसिटिविटी शुरू होती है, आप किसी रूट कैनाल करवाएंगे, क्राउन करवाएंगे, बात ख़त्म। अगर खुदा न खास्ता इससे भी ज़्यादा सीवियर सूरत हाल है, दांत हिल रहा है, तो अब निकलवा देंगे, केस क्लोज। लेकिन मसूड़ों की बीमारियाँ, पहले आपको बता दूं कि होती क्या क्या, फिर बताऊंगा कि ये कैसे पता चलेगा कि ख़राब है मसूड़े की नहीं है। मसूड़ों की बीमारियां में अगर मसूड़ों से ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, आप 100 जतन करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, घरेलू टोटके कर रहे हैं, दाएं बाएं सुनसना के कर रहे हैं, और वो मसूड़ों की जो खून है वो मुस्तकिल रहता है। तो भी मैंने जिक्र किया सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, हार्ट की जो ख़तरनाक बीमारी है, और उसकी बड़ी रीज़न में से एक बड़ी रीज़न मसूड़ों की ब्लीडिंग भी है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सेकंड, इसकी ये कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि अगर इसको आप अनट्रीटेड छोड़ दें, किसी भी खौफ से आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे कि जी डर लगता है इंस्ट्रूमेंट होंगे या महंगा है डेंटिस्ट, तो वो मसूड़े इतने सूज जाते हैं कि जो मसूड़ों के अंदर पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं, वो स्ट्रक्चर जो कुदरत ने पैदा किए हैं दांत को मजबूती से पकड़ने के लिए, वो ढीले हो जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखे आगे वाले जो टीथ होते हैं वो अक्सर वो छोड़ देते तो जो आपने जो मांसखोरा कहा था ना, वो पेरिडोंटल लिगामेंट के लूज होने से होता है, मसूड़ा दांत को छोड़ देता है। दो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मसूड़े का वो हिस्सा जो सेंसिटिविटी से बचाता है दांत को, वो नीचे हो जाता है और दांत सेंसिटिव हो जाता है। अल्टीमेटली दांत मोबाइल या शेकी होता है और उसके बाद दांत निकालना पड़ता है। ये मसूड़े की चंद एक। इसके अलावा अगर मसूड़ों की बीमारियों को आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो प्रेगनेंसी ट्यूमर्स बन सकते हैं। प्रेगनेंसी में तकरीबन 80% ख़वातीन के मसूड़े ख़राब होते हैं क्योंकि उनके हार्मोनल थ्रश, और वो कोई दवाई भी उस टाइम नहीं ले पाते क्योंकि वो उसमें ख़तरा है। विटामिन सी वगैरह ले सकते हैं लेकिन 100% इलाज नहीं होता। उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि या तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है वक्त से पहले, या अगर वो जो बेबी पैदा हो रहा है उसका बर्थ वेट कम हो सकता है, या और कोई भी अबनॉर्मेलिटी हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, जैसे आपने मांसखोरे की बात की है, हम देखते हैं गली मोहल्लों में जो डेंटिस्ट बैठे होते हैं, क्वैक्स जिसे हम कहते हैं, वो किसी भी स्केलिंग के थ्रू उसको रिमूव करके फिर छोड़ दिया जाता था कि वो जितना भी मांसखोर है उसको उतार दिया, वो इतनी मोटी हड्डी बन जाती है वो एक तरह से। एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है। वो होता है उनको चूँकि पता ही नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में तो टाइम गुजारा नहीं है, वो देख देख के किसी डॉक्टर के साथ 5-6 महीने काम किया और वो हो गए। अब आपके सवाल का वो एक पार्ट रह गया कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे मसूड़े ख़राब हैं। आप जब कभी सुबह उठ के आप कुल्ली करें और उसमें ब्लीडिंग हो हल्की सी, या ब्रश करने से या ब्रश करने से, हाँ जी, ब्रश करने से बात करता है कि आपने ऐसे टिश्यू पकड़ा ऐसे लगाया तो वो पता चलता है टिश्यू पे रेड स्पॉट है, इसका मतलब गम्स आपके ख़राब होना शुरू हो गए। आप जब कभी ब्रश करें और आपकी बड़ी एहतियात से ब्रश करने के बावजूद भी ब्लीडिंग हो रही हो, इट मीन्स मसूड़े ख़राब हैं। चलें एक और क्विक टेस्ट बताता हूँ। आप मिरर में अपने गम्स को देखते रहा करें हर महीने 15 दिन बाद। अगर आपके मसूड़ों का रंग पिंकिश या गुलाबी से बजाय एक टोमेटो रेड या वाटरमेलन तरबूज की तरह सुर्ख है, इट मीन्स कि मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो रहे हैं। अच्छा, मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हेल्दी हैं, रेड का नहीं होता, ब्लैक का होता है कि मसूड़े काले हो रहे हो। मसूड़े काले होना कोई ऐसी बात नहीं। जब बचपन में आयरन कंटेनिंग सिरप पिए जाएँ, ऐसे सिरप जिनमें आयरन हो, तो उससे मसूड़े काले हो जाते हैं। मसूड़ों का काला होना कोई बीमारी नहीं है। मसूड़े हेल्दी होने चाहिए, सख्ती से दांत के साथ लगे होने चाहिए। जब मसूड़े सूज के नरम होकर दांतों से अलहदा हो रहे हों, यानी कि दांत और मसूड़े के बीच में पॉकेट बन रही हो, वहाँ आपका टूथपिक या कोई और ब्रश वहाँ पे जा रहा है, इट मीन्स के मसूड़े ख़राब हैं। या मसूड़ों की रंगत अगर ज़्यादा सुर्खी की तरफ जा रही है तो मसूड़े ख़राब हो रहे होते हैं। सही हो गया। अच्छा, दांतों के दरमियान बहुत सारे लोगों का गैप आना स्टार्ट हो जाता है कि पहले तो होता है ना, आगे वाले 2 दांतों के दरमियान गैप हो तो मतलब आपके पास बहुत दौलतमंद होंगे, एक मिथ है। लेकिन सारे दांतों के दरमियान जो आना शुरू हो जाता है, इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी 2-3 वजह हैं। पहली बात है कि वो लोग जो खाने के बाद टूथपिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो वुडन और प्लास्टिक टूथपिक है, हम इसको सख्ती से मना करते हैं। ये 2 दांतों के बीच जो हल्की सी एक नाजुक सी बोन की लेयर अल्लाह ने दी होती है, कॉर्टिकल लेयर ऑफ बोन कहते हैं, कॉर्टिकल बोन कहते हैं, वो एक दफ़ा वो टूथपिक मारते हैं, खाना तो निकल जाता है, बोन भी निकल जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम वो नाजुक होती है, जी इतने नाजुक होते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि आप जो मेडिकेटेड जो फैब्रिकेटेड फ्लॉस करें, या अब जिद्दत आ गई, अब तो वाटर फ्लॉस आ गई, थ्रेड फ्लॉस से बेहतर वाटर फ्लॉस आ गई। तो फ्लॉसिंग चाहे थ्रेड फ्लॉस हो चाहे वाटर फ्लॉस हो, बेहतर है, कहीं बेहतर है टूथपिक की निस्बत।
इसकी दूसरी वजह होती है कि वक्त के साथ साथ जॉ एक्सपैंड करता है, ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है, ये भी एक वजह हो सकती है। या एक वजह हो सकती है कि आपने कोई एक दांत निकलवा दिया और उसको रिप्लेस नहीं करवाया, तो टूथ टू टूथ कांटेक्ट ख़त्म हुआ, गैप आया, उस गैप में हर दांत उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करता और वो आहिस्ता आहिस्ता गैप बनता जाता है। तो दांत जब निकलवाएं तो फ़ौरन लगवा लें ताकि दांतों के गैप से बचें। इतनी साइंस तक तो मुझे नहीं पता कोई जाता होगा। हम जितने भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो छोड़ देते हैं। दांत निकलवाया, मैंने देखा है उनको, एक बार दांत निकलवा दिया वो ताउम्र उसके बगैर ही निकाल देते हैं। अब क्या करना ना, अब तो उम्र गुजर गई, ये करते करते वो इतना सारा टाइम निकाल देते हैं। इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन होती है। अब जब दांत निकलवा के नहीं लगाते, वो खाना चबाते रहते हैं, तो खाना चबाने का जो काम दांत ने करना था वो मसूड़ा करता है या हड्डी करती है या बुट कहते हैं, वो बुट से काम लेंगे, फिर बुट बैठता जाता है। फिर एक वक्त आता है कि पेशेंट दांत लगवाना चाह रहा होता है, हमारे पास बोन ही नहीं होती, हम उसको फिर रिफ्यूज़ कर देते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे मुंह में रेशा मौजूद है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है? बहुत सारे लोगों को जैसे ना दर्द होती रहती है, समझ नहीं आ रहा होता कि किस हिस्से में दर्द है, किस वजह से दर्द है, और उससे कैसे पता चलेगा कि हमारे मुंह में कुछ इन्फेक्शन है? जब आप खुद महसूस करें या आपके करीब बैठे और कहें कि आपके मुंह से बात करते हुए स्मेल आ रही है, ये साइन है कि आपके मसूड़े और ख़राब होना शुरू हो रहे हैं। आपको जब आम वज़ू करते वक्त या पानी पीते वक्त चाहे ठंडा नहीं भी है वो लगना शुरू हो जाए, समझे को दांतों में मसला आ गया। आप जब, मैंने जैसे कभी बताया कि ब्रश करते ब्लीडिंग हो रही है और अनइवन ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको समझ जाएं कि आपके मसूड़े ख़राब हैं। आप जब सुबह सो के उठें और आपको अजीब सा एक मुंह का जायका मेटालिक टेस्ट हुआ हो और आपके मुंह से स्मेल भी आ रही हो और आपके स्पेट करने पे, कुल्ली करने पे ब्लीडिंग के भी कुछ आपको नज़र आए रंगत, तो इट मीन्स कि आपके दांत ख़राब हो रहे हैं या मसूड़े ख़राब हो रहे हैं। तो उस वक्त में 6 माह का हम जो लेसन दे रहे होते हैं कि साल 6 माह बाद आप दिखाएं, तो उस 6 माह का इंतज़ार किए, एक बार रश करें, डेंटिस्ट तरफ जाएँ, उसे बताएँ डेंटिस्ट को कि जी मुझे ये इशू आ रहा है, देखें क्या मसला है। सही हो गया। अच्छा, वाइटनिंग टूथपेस्ट जो है वो वाकई में काम करते हैं या सिर्फ मिथ है? टूथपेस्ट की ओवर द काउंटर जो आपको गली मोहल्ले में बगैर नुस्खे के मिल जाती हैं, उसके बारे में एहतियात ही करनी चाहिए, क्योंकि ग्रोसरी में तो वही सब आती हैं मेडिकेटेड, यहाँ पर जो आप लोगों ने रिकमेंड की होती है, वो बहुत कोई कॉन्शियस हो या जिसको पता हो कि मुझे दांतों की सेहत ज़रूरी है, वही बाई करते हैं। आप ये देखिए उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें कि लिखे उसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या है। बेहतर ये कि डेंटिस्ट के पास जाएँ, बेहतर ये है सेंसिटिविटी के लिए, ब्लीडिंग गम्स के लिए, दांत सफ़ेद करने के लिए, रूटीन यूज़ के लिए, मसूड़े सूजे होने उसके लिए कौन सा है, नमक है या फिर क्लोव है या फिर उसमें फ्लोराइड है। तो रंगारंग जो कमर्शियल्स हैं, जो एड्स हैं, या मॉडल बहुत अच्छी है जो यूज़ कर रही है, तो उसको देख के इंस्पायर ना होइए, बेहतर है कि डेंटिस्ट से पूछ के इस्तेमाल करें। वरना 2-3 जो ब्रांड आमतौर पर चल रहे हैं वो लें, लेकिन मेडिकेटेड टूथपेस्ट डॉक्टर से पूछे बगैर ना लीजिए, क्योंकि अक्सर में होता है कि उन्होंने सुन करने वाली चीज़ें डाली होती हैं। जब डेली जब मसूड़े सुन होंगे तो एक वक्त में वो ढीले हो जाएंगे। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि एक बड़ी मखसूस टूथपेस्ट बड़ी मशहूर है, वो करते हैं, उसके यूज़र होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिसवाक है इसके अंदर, क्लोव है इसके अंदर, तो वो हम उसका मतलब कोई भी एसेंस है जो हम उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये है तो हमारे दांतों को हेल्दी और मजबूत रखेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो लौंग को पीस कर उसके साथ मंजन करना शुरू कर देते हैं कि इससे हमारे दांत भी साफ़ रहेंगे, जितना भी रेशा वगैरह है वो भी निकल जाएगा। या बहुत सारे लोग सरसों का तेल उसमें नमक मिलाकर वो हर हफ्ते बाद सफाई करते हैं कि अपनी तरफ से ये बेहतरीन रहेगा। आप ये देख लें कि जो ये सरसों का तेल या जो कुछ भी है, जब मुंह में इस्तेमाल करते हैं तो वो हो सकता है वो आगे भी निकला जाए, वो आपका स्वेलो हो जाए, उसमें आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस को ज़हन में रखिए, क्योंकि अगर आप ऑयल अगर आप डायरेक्ट ही आपके गले में चला गया और अंदर वो मैदे में चला गया तो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो ऐसा किसी भी किस्म का जो मुतासर कुन टोटका उससे परहेज़ करें। लेकिन वो तो अंदर जाके कौन सोचेगा, क्या करेगा, हम इतना गंद वगैरह भी तो खाते ही हैं। बाकी वो डेंटिस्ट के लिए या फिर हमारी जो ओरल हेल्थ है उसके लिए टोटके ये अच्छे हैं, अगर हम इसको सिर्फ इतना ना देखें कि ये कंज्यूम करके अंदर क्या करेगा। नमकीन पानी ये बेहतर है, लौंग का एक ख़ास पोर्शन वो पेनफुल दांतों के लिए अच्छा है, ठीक है ना। अब ये लॉन्ग पीस के टूथपेस्ट पे लगाना, इस पर मैं रिसर्च करूंगा, लेकिन मुझे इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रही। लॉन्ग पीस के नहीं, डायरेक्ट तो हमारे डेंटिस्ट्री में इसका है वजूद कि कैविटी में क्लोव रखने से दर्द को आराम आता है, और हमारे पास क्लोव ऑयल होता है क्लिनिक्स पे, जिसका हम छोटा सा एक कॉटन स्वैप पर लगा के, जिसको कि आमतौर पर अताई तुम्बा कहते हैं ना, वो कॉटन स्वैप रख के टेम्परेरी फिलिंग करते हैं कुछ दिनों के लिए। हाँ, ये वो लगाता है जो कहते हैं दवाई लगा के आराम आ जाएगा। जी नहीं, वो तो खैर एसिड भी लगाते हैं, जो अताई होते हैं ना कोएक्स, वो जो कोई बहरहाल सल्फ्यूरिक एसिड या कोई नाइट्रिक एसिड लगाते हैं, वक्ती तो फ़ौरन आराम आ जाता है। लेकिन वो जो जब जज़ब होता है तो कुछ महीने बाद पता चलता है कि उस तुम्बे ने क्या काम दिखाया था। तो फॉर गॉड सेक
go to some certified dentist, ऑब्वियसली not quack. बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या खुराक में वो सब चीज़ें हम बात करते रहते हैं, मसूड़ों की हेल्थ के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए? फाइबरस चीज़ें खाएं ताकि रिटेन्ड कुछ ना रहे। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे डबल रोटी, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये खा तो लेते हैं लेकिन इनके लेफ़्ट ओवर मसूड़ों पे रह जाते हैं और हर कोई हर वक्त ब्रश हाथ में लेके नहीं फिर रहा कि फ़ौरन ब्रश करते रहें। तो फाइबरस चीज़ें खाएं, कुदरती चीज़ें खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, सैलड्स खाएं, पेट भी भरे, एनर्जी भी आए और दांत आपके ख़राब भी ना हो, रिफाइन वहाँ पे कुछ लेफ़्ट ओवर्स ना रह जाएँ। और बेहतर है कि हर खाने के बाद ब्रश कर लें। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब स्पून के साथ खा रहे होते हैं तो वो स्पून जो है ना उनके दांतों पे जाकर लगता है, सामने वाले और नीचे वाले। तो अक्सर हमें सिर्फ ये आवाज़ आती है और किसी को नहीं आती। ये हमारे दांतों को किस हद तक नुकसान पहुंचाता है? देखें, आउट ऑफ नेचर, आउट ऑफ रूटीन कोई भी जो ट्रामा या कुछ ज़रब है दांतों को लगती है, चाहे वो नेल बाइटिंग से है, चाहे वो पार्सल की पेन खोलने से है, चाहे चम्मच मारने से है, चाहे वो काम करते हुए पेन चबाने से है। या बहुत सारे लोग बोतल का ढक्कन भी उससे खोलते थे एक टाइम तक, बहुत ज़्यादा उससे। वो मर्दानगी या अपने दांतों की जवानी दिखाने के लिए या मुकाबला होता, दोस्तों में शर्त लगी होती है या वैसे ही एक आदत बन चुकी होती। तो ये आउट ऑफ नेचर जो दांत जिस काम के लिए हैं उससे अगर कोई और काम लेंगे, एज ए टूल लेंगे काम, तो दांतों के लिए नुकसान है। जितना हो सके हम इससे कम जो है, मतलब जैसे सख्त चीज़ होती है, बहुत सारे लोग हड्डियाँ चबा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो आवाज़ भी आ रही होती है कि हमारे दांत मजबूत है, या हड्डियाँ चबाने से दांत मजबूत रहते हैं। तो इससे हम जितना काम लेंगे ये उतना नुकसान होता है, या इस तरह से छोटा मोटा तो कर लेना चाहिए? अल्लाह ताला ने दांत दिए हैं, ये कंफर्म कर लें कि आवाज़ हड्डी टूटने की है, दांत टूटने की है। ठीक है ना? तो मैं अगेन वो कहूँगा कि दांतों से खाना चबाने का काम लें। अल्लाह ने हमें खाना चबाने के लिए दांत दी, हड्डियाँ, छालिया, गुटका ये चबाने के लिए नहीं दी। ये सारी अननेचुरल गैर फितरी चीज़ें, और गैर फितरती जब भी हम कोई रविश लेंगे हम नुकसान में जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से है। जब माउथ वॉश बहुत सारे लोग जो हैं उसका कंसेप्ट क्या है, वो किस हद तक फ़ायदेमंद होता है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए डेली बेसिस पे? बिल्कुल करना चाहिए। माउथ वॉश हम रूटीन में हम एडवाइस करते हैं। उसकी वजह क्या है कि टूथपेस्ट और टूथब्रश हर जगह मुँह में नहीं जा सकता। आपके मुंह में बहुत से ऐसे एंगल्स होते हैं जहाँ मिरर में देखे बगैर या आप नहीं कर सकते। तो माउथ वॉश ही होता है कि वो चूँकि लिक्विड है, आप जब प्रेशराइज एक फ्लशिंग किस्म की कुल्ली करते हैं तो हर जगह पहुँच जाता है। इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट वही होते हैं जो टूथपेस्ट में है। फ़र्क क्या है कि चूँकि लिक्विड फॉर्म में है तो वो पीछे तक हर जगह पहुँच जाता है। और इसका एक फ़ायदा क्या है, वो एक दांतों के ऊपर हल्की सी फिल्म एक तय सी जम जाती है जिससे कि प्लाक फॉर्मेशन थोड़ी सी डिले हो जाती है। या मैं आपको बताऊँ कि हम दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन टूथपेस्ट से भी दांत साफ़ कर लें, हमारे जो स्लाइवा या थूक में मौजूद बैक्टीरिया है उनमें बहुत से यूज़फुल हैं, कुछ उसमें हार्मफुल हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और फिर प्लाक बनती है, और प्लाक को साफ़ ना किया जाए तो फिर वो टार्टर या कैलकुलस बनता है। तो माउथ वॉश कुछ मज़ीद मिनटों के लिए, कुछ और आधे घंटे के लिए फॉर एग्जांपल उस प्लाक फॉर्मेशन को डिले कर देता है। तो ये फ़ायदेमंद बात हुई ना। मतलब कोई भी चीज़ बगैर हिकमत के या बगैर ज़रूरत के जो है वो मौजूद नहीं है, बस आपको इस्तेमाल उसका आना चाहिए और उसका फ़ायदा पता होना चाहिए, और एक क्वालिफाइड उससे रिलेटेड बंदे से पूछ के इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, आपके पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, ज़्यादातर शिकायत किन लोगों की आती है, मसूड़ों में क्या प्रॉब्लम होती है? आप देखते हैं कि बहुत कॉमन है, आपको देखते पता चल जाता है। कॉमन तो ये सेंसिटिविटी और गम ब्लीडिंग की है सबसे, और दूसरे नंबर पे टेढ़े दांतों की, और तीसरे नंबर पे आजकल जो एक कॉस्मेटिक्स का एक आ गया है कि स्माइल मेकओवर करना है, हमारे दांत जी फलां जैसे लगने चाहिए, ऐसे लगने चाहिए, फोटोग्राफ लोग दिखाते हैं, शादियों से पहले बच्चे बच्चियाँ आते हैं। तो अब हर तरह की अवेयरनेस आ गई है, अब हम डेंटिस्ट बहुत बिजी हो गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। सेंसिटिविटी जो है वो कब ज़्यादा बढ़ जाती है? जैसे आपने कहा कुछ टूथपेस्ट ऐसे हैं जो हमारे दांतों को सुन्न कर देते हैं, नम कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट ऐसे भी हैं जो हम साल से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हालांकि वो कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, वो भी सेंसिटिविटी कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं। जो सुन करने वाले टूथपेस्ट वो तो ऐसा नहीं मैं कह सकता उनके बारे में, लेकिन कुछ जो नॉन मेडिकली एडवाइज्ड स्मोकर्स टूथपेस्ट्स हैं जिनमें एक रगड़ वाला मादा होता है, जो कि स्मोकिंग को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के निशानों को, जो रगड़ वाला टूथपेस्ट हैं वो ख़तरनाक हैं, वो दांतों के एनामल को नुकसान पहुँचाते हैं। उसके अलावा सेंसिटिविटी होने की बहुत सी वजह हैं। रात को सोते में जो लोग दांत पीसते हैं, या जो गुस्से के तेज़ होते हैं, या जो काम करते हुए दांत बिंचे रखते हैं, उनके दांतों की पहली लेयर एनामल घिस जाता है, उससे सेंसिटिविटी आती है। कुछ लोग, ये भी स्ट्रेस की वजह से होता है कि अगर स्ट्रेस की वजह से भी तो होता फिर आप दांत है, ज़्यादा पीसते हैं। सोचना जो दांत भिंचे रखे। कुछ लोग जो बहुत सख्ती से ब्रश करते हैं और वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं और ज़ोर से करते हैं, उससे दांत घिस जाते हैं। कुछ मसूड़ों की बीमारियाँ जिनमें आप मास्कोरा हमने शुरू में जिक्र किया, जब वो मास्कोरा नीचे कम हो जाते हैं तो दांतों का सेंसिटिव पोर्शन अपीयर हो जाता है, उससे सेंसिटिविटी होती है। फिर जो उंगली से मंजन करते हैं
तो उंगली की तो अपने हाथ पे रगड़ें तो आपको फ्रिक्शन फील होती है, जब वो दांत पे आप रगड़ेंगे उंगली तो उससे उंगली तो नहीं घिसेगी, दांत घिस जाएंगे और सेंसिटिविटी आ जाएगी। सही हो गया। और जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जो आजकल हम सब करवा रहे हैं वो एक तरह से आपकी अपीयरेंस बदल देता है। जब आप देखते हैं ना कि आपने अपने अगर स्माइल ट्रीटमेंट करवा लिया, दांत बेहतर करवा लिए, तो आपकी अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी एकदम से टोटली चेंज हो जाती है, आपको छोड़ लगते हैं। बिल्कुल काफ़ी ऐसे एक्सपेंसिव है ये, दिल तो बहुत करता है मगर महंगा बहुत है। नहीं, ज़रूरी नहीं, इसमें बहुत से ऑल्टरनेट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट को देख के बता देते हैं कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। कुछ लोग तो भेड़ चाल में आ गए ना कि वो देख उसने भी कराया तो मैंने भी करवाना है। आप इनको बताते हैं कि आपके फेस फ्रेम, आपके कम्प्लेक्शन के हिसाब से आपके मौजूदा दांत बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहते हो तो हम कर देते हैं, लेकिन हमारा मशवरा नहीं होगा। तो लोग डॉक्टर की बात को बहुत अहमियत देते हैं। तो इसके भी 2-3 महीने बाद जाके इसकी भी हमें मेंटेनेंस करवानी पड़ती है अगर हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कोई लेते हैं? नॉट नेसेसरी, नॉट रियली। बस जो काम होता है परमानेंट ही होता है। लाइक वेनियर्स हम करते हैं, वो जरकोनिया के होते हैं, दे गो फॉर लाइफ टाइम। इम्प्लांट्स करते हैं तो गो फॉर लाइफ टाइम। तो उसके लिए कोई प्रिकॉशंस वगैरह भी होती हैं कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए? जैसे हमने कहा कि अपने दांतों की बात और होती है, तो चबाना और इसमें कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती? एसिडिक फिजी ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कैफिनेटेड फिजी ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, स्कंजबीन वगैरह भी एक लिमिट तक होनी चाहिए। जितने भी मतलब हैं जिनमें भी एसिडिक कंटेंट है उनको ज़रा परहेज़ करना चाहिए। और चाय कॉफ़ी एक लिमिट तक पीनी चाहिए। चाय कॉफ़ी के तो बड़े अच्छे फ़ायदे भी हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है, बट एक्सेसिव कॉफ़ी स्टेन छोड़ती है और मुंह को खुश्क भी करती है और मुंह से स्मेल भी आने का बायस बन सकती है, ड्राई माउथ करती है। तो हर चीज़ को एक लिमिट में करें। अब जब फिजी ड्रिंक्स पिए उसके फ़ौरन बाद कुल्ली कर लें, लेकिन जब अपने रिस्टोरेशन कराई हो यानी कि स्माइल मेकओवर करवाया हो तो उसमें ज़रा परहेज़ करना चाहिए ऐसी चीज़ों से, क्योंकि 2 में से एक शौक पूरा हो सकता है, 2 तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और इसी